हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस पहले प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने ऑल सब्जेक्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस पहले प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है। और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और मेरे भाई आपका एग्जाम 17 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि आपके एग्जाम के मात्र 60 से 70 दिन शेष बचे हुए हैं। और 60 से 70 दिन के बीच में यदि आप अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पहले प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि किसी कूट भाषा में DAB बराबर 7 लिखा जाता है और TRB बराबर 40 लिखा जाता है तो MNC बराबर क्या लिखा जाएगा। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई आपके एग्जाम की हर शिफ्ट के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए। जब भी आपको एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि DAB बराबर 7 कैसे लिखा गया है। फिर यहाँ पर आपको इसी प्रकार से पता करना है कि TRB बराबर 40 कैसे लिखा गया है। फिर मेरे भाई सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि MNC बराबर क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि DAB बराबर 7 कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, जब भी आपको अल्फाबेट लेटर से नंबर ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें पता करना है कि DAB बराबर 7 कैसे लिखा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई पहला लेटर है डी आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 4 नंबर पर, ठीक है। डी के बाद में है ए आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 1 नंबर पर है। ए के बाद में है बी आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 2 नंबर पर है, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पर देखिए सभी का नंबरिंग करने के बाद में क्या किया गया है, इन सभी को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए 4 और 1 मिलकर बन जाएगा 5, 5 और 2 मिलकर बन जाएगा 7। और मेरे भाई ध्यान से देखिए यहाँ पर ही लिखा गया है 7, यानी कि अल्फाबेट लेटर जितने भी दिए गए हैं उन सभी का नंबर करके उन सभी नंबर को आपस में ऐड करके जो सामने संख्या लिखी गई है वो लिखी गई है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर पता करेंगे कि सेम इसी प्रकार से TRB बराबर 40 यहाँ पर भी लिखा गया है क्या। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का नंबरिंग करेंगे और उन सभी नंबर को आपस में ऐड करके देखेंगे कि यहाँ पर 40 आता है या फिर नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई पहला लेटर है टी आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 20 नंबर पर है, ठीक है। फिर देखिए टी के बाद में क्या है आर आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 18 नंबर पर है। आर के बाद में क्या है बी आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 2 नंबर पर है। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इन सभी को आपस में जोड़ लेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 20 और 18 मिलकर बन जाएगा 38, 38 और 2 मिलकर बन जाएगा 40। और ध्यान से देखिए 40 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि MNC बराबर क्या लिखा जाएगा। तो हाँ सर, यहाँ पर हम आसानी से बता देंगे कि MNC बराबर
क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए पहला लेटर है एम। एम आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 13 नंबर पर, ठीक है। उसके बाद में क्या है, एम के बाद में है एन। एन आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 14 नंबर पर। एन के बाद में क्या है, सी। सी आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 3 नंबर पर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी को आपस में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए 13 और 14 मिलकर बन जाएगा 27, 27 और 3 मिलकर बन जाएगा 30। यानी कि एम एन सी बराबर लिखा जाएगा 30। अब हमें देखना है कि 30 किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो हाँ सर, 30 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये। यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई आपके एग्जाम के मात्र 60 से 70 दिन शेष बचे हुए हैं। तो मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ यदि आप इन 60 से 70 दिनों के अंदर इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 11 से यहाँ पर 21 कैसे बना है। फिर इसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि 13 से यहाँ पर 25 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 11 से यहाँ पर 21 बना है और 13 से यहाँ पर 25 बना है उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 39 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले पता करना है कि 11 से यहाँ पर 21 कैसे बना है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 11 से यहाँ पर 21 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 11 का किया गया है 2 गुना। तो यहाँ पर देखिए 11 का 2 गुना करेंगे तो बन जाएगा 11 दूना के 22 और इस 22 में से 1 को कम करके यहाँ पर लिखा गया है 21। और ध्यान से देखिए यहाँ पर 21 आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 13 से 25 सेम इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो मेरे भाई 13 से 25 बनाने के लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस 13 का करेंगे 2 गुना। तो यहाँ पर देखिए 13 का 2 गुना कितना बनेगा, तो 13 का 2 गुना बन जाएगा 26 और 26 में से 1 को कम कर देंगे तो कितना बचेगा
25। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 25 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि 39 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आंसर हम यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं कि 39 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई हम क्या करेंगे, 39 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए सभी की तरह इस 39 का सबसे पहले करेंगे 2 गुना। तो यहाँ पर देखिए 39 का 2 गुना कितना होता है, तो 39 का 2 गुना होता है 78। और मेरे भाई ध्यान से देखिए सभी में से क्या किया गया है, एक को माइनस किया गया है। तो 78 में से हम क्या कर देंगे, एक को माइनस कर देंगे। तो 78 में से एक को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 77। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 77। अब हमें देखना है कि संख्या 77 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है संख्या 77 में दी गई है ऑप्शन है सी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 की सेकंड शिफ्ट के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से थर्मामीटर का संबंध है तापमान के साथ में, उसी प्रकार से ओपिसोमीटर का संबंध किस शब्द के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि थर्मामीटर का संबंध तापमान के साथ में कैसे है। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि ओपिसोमीटर का संबंध किसके साथ में होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए थर्मामीटर का संबंध तापमान के साथ में कैसे, तो मेरे भाई थर्मामीटर की सहायता से मापा जाता है तापमान। अब उसी प्रकार से हमें यहाँ पर बताना है कि ओपिसोमीटर से क्या मापा जाता है। तो मेरे भाई जिस प्रकार से थर्मामीटर से तापमान को मापा जाता है उसी प्रकार से ओपिसोमीटर के द्वारा मापा जाता है रेखाओं को। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर शब्द भरा जाएगा रेखाएं, यानी कि ओपिसोमीटर की सहायता से मापी जाती है रेखाएं। ठीक है, और ध्यान से देखिए रेखाएं हमें दी गई है ऑप्शन बी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि P का अर्थ गुणा है, R का अर्थ घटाना है, S का अर्थ जोड़ है और Q का अर्थ भाग है तो नीचे दी गई समीकरण का मान ज्ञात करें। यानी कि यह चौथा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि यदि हम इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इस समीकरण को सोल्व करें तो इस समीकरण का मान क्या आएगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। अब आसानी से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए प्रश्न में आपको स्पष्ट बोला गया है कि P का अर्थ है गुणा। तो मेरे भाई P के स्थान पर हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। फिर देखिए आगे बोला गया है कि R का अर्थ है घटाना, यानी कि R के स्थान पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे।
फिर देखिए उसके आगे बोला गया है कि एस का अर्थ है जोड़, तो एस के स्थान पर हम क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे। और लास्ट में बोला गया है कि क्यू का अर्थ है भाग, तो क्यू के स्थान पर हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहां पर समझिए मेरे भाई नया समीकरण बनेगा क्या, सबसे पहले 6, 6 के बाद में क्या है पी, पी का अर्थ है गुणा, फिर क्या है 7, 7 के बाद में क्या है एस, एस का अर्थ क्या है प्लस, तो यहां पर हम कर देंगे प्लस। उसके बाद में क्या है 169, 169 के बाद में क्या है क्यू, क्यू का अर्थ क्या है भाग, तो यहां पर करेंगे भाग। फिर क्या है मेरे भाई 13, 13 के बाद में है आर, आर का अर्थ है माइनस, तो यहां पर करेंगे माइनस। और उसके बाद में है 5। ये बन गया नया समीकरण। अब हमसे पूछा गया है कि समीकरण को हम सोल्व करेंगे तो इसका मान क्या आएगा। तो मेरे भाई जब भी आप समीकरण नया बना लो उस समीकरण के अंदर आपको क्या करना है, उस समीकरण को आपको बोर्डमास के नियम के अकॉर्डिंग सोल्व करना है। बोर्डमास का नियम ये बोलता है कि सबसे पहले हम समीकरण के अंदर क्या करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो समीकरण के अंदर ब्रैकेट तो है नहीं, तो ब्रैकेट के बाद में हम क्या करेंगे, भाग को सोल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए मेरे भाई यहां पर हम क्या करेंगे 13 का भाग देंगे 169 के अंदर है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले क्या है 6, उसके बाद में गुणा में 7, फिर क्या है प्लस है। अब यहां पर देखिए 169 को 13 से भाग कर देंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 13, उसके बाद में लास्ट में कितना है 5, तो यहां पर हम लिखेंगे 5। भाग करने के बाद में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए 6 और 7 को हम आपस में गुणा कर देंगे तो यहां पर बन जाएगा 7 छिके 42, ठीक है। उसके बाद में क्या है प्लस 13 और माइनस 5, तो यहां पर हम क्या कर देंगे प्लस 13 माइनस 5। अब यहां पर हम क्या करेंगे, गुणा करने के बाद में प्लस प्लस की संख्याओं को ऐड कर लेंगे और माइनस की संख्या को घटा देंगे। तो प्लस का 42 है और प्लस का 13 है, तो 42 और 13 मिलकर बन जाएगा 55। और मेरे भाई यहां पर क्या बच रहा है माइनस का 5, तो 55 में से हम क्या कर देंगे माइनस 5 कर देंगे। तो 55 में से माइनस 5 करेंगे तो यहां पर बचेगा 50। यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान आएगा 50। अब हमें देखना है कि 50 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 50 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर लगभग यानी कि गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि के का अर्थ घटाना है, एल का अर्थ भाग है, एम का अर्थ जोड़ है और डी का अर्थ गुणा है तो नीचे दी गई समीकरण का मान ज्ञात करें। यानी कि ये 5वां प्रश्न भी आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान क्या आएगा। तो मेरे भाई जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को हम एग्जाम में देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए प्रश्न में आपको स्पष्ट बोला गया है कि के का अर्थ है घटाना, तो के स्थान पर हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। फिर देखिए आगे बोला गया है कि एल का अर्थ है भाग, तो एल के स्थान पर हम क्या कर देंगे भाग कर देंगे। उसी प्रकार से देखिए आगे बोला गया है कि एम का अर्थ है जोड़, तो एम के स्थान पर हम क्या कर देंगे जोड़ कर देंगे। और लास्ट में बोला गया है कि डी का अर्थ है गुणा, तो डी के स्थान पर हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। अब बनाएंगे नया समीकरण, कैसे देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है 104 है, उसके बाद में क्या है एल, एल का अर्थ क्या है भाग, तो यहाँ पर हम कर देंगे भाग। उसके बाद में है 2, फिर क्या है 2 के बाद में के का अर्थ है माइनस, फिर क्या है 25 यहाँ पर लिखेंगे 25 है, 25 के बाद में है एम, एम का अर्थ है प्लस,
फिर क्या है 2, फिर क्या है मेरे भाई डी का अर्थ है गुणा, यहाँ पर करेंगे गुणा और लास्ट में है 9। ये बन गया नया समीकरण है। अब मेरे भाई इस प्रश्न को हम क्या करेंगे, बोडमास के नियम के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण के अंदर ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट नहीं दिया गया है तो ब्रैकेट के बाद में हम क्या करेंगे, भाग को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे 104 में। तो देखिए 104 को यदि हम 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 52। ठीक है, उसके बाद में क्या है माइनस का 25, फिर क्या है मेरे भाई प्लस है। देखिए भाग करने के बाद में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 2 और 9 का आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 दूना के 18। अब मेरे भाई देखिए यहाँ पर जितनी भी संख्याएं आई है तो हम क्या करेंगे, प्लस प्लस को ऐड कर देंगे और जो माइनस की है उसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ध्यान से देखिए प्लस का है 52 और प्लस का है 18। तो 52 और 18 मिलकर बन जाएगा कितना, 70। ठीक है, और यहाँ पर क्या बच रहा है, माइनस का 25 है। तो 70 में से हम क्या कर देंगे, माइनस 25 कर देंगे। तो 70 में से 25 चला जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 45। यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान आएगा 45। अब हमें देखना है कि संख्या 45 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है संख्या 45 हमें दी गई है ऑप्शन है डी के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जोग जलप्रपात श्रावती नदी पर स्थित है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, शरीर की कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि शरीर की कोशिका में ऊर्जा एटीपी के रूप में संग्रहित होती है। तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। यहाँ पर देखिए मेरे भाई प्रश्न पूछा जाता है कि एटीपी का पूरा नाम क्या होता है। तो इस प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और इस क्लास के अंदर हम उन्हीं क्वेश्चनों को करवाएंगे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से काराकोरम दर्रा किन दो देशों को आपस में जोड़ता है। ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका को, ऑप्शन बी है भारत और अफगानिस्तान को, ऑप्शन सी है भारत और चीन को, और ऑप्शन डी है भारत और पाकिस्तान को। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि काराकोरम दर्रा भारत और चीन देश को आपस में जोड़ता है। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, एमीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए ध्वनि की तीव्रता के मापन के लिए, ऑप्शन बी है विद्युत धारा के मापन के लिए, ऑप्शन सी है भूकंप की तीव्रता के मापन के लिए,
और ऑप्शन डी है प्रकाश की तीव्रता के मापन के लिए। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि एमीटर का उपयोग किया जाता है विद्युत धारा के मापन के लिए। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से इसी क्वेश्चन को घुमाकर एग्जाम के अंदर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि विद्युत धारा को किसकी सहायता से मापा जाता है। तो मेरे भाई याद रखना विद्युत धारा को मापा जाता है एमीटर की सहायता से। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय रेल संग्रहालय स्थित है नई दिल्ली में। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट भी होता है। तो आप सभी को बताना है कि भारत में पहली रेल कब एवं कहां से कहां तक चली थी। ठीक है, और यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर राज्य में, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी है मणिपुर राज्य में, और ऑप्शन डी है सिक्किम राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि लोकटक झील भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए बिहार राज्य में, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल राज्य में, और ऑप्शन डी है हरियाणा राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि सबसे कम वन पाए जाते हैं हरियाणा राज्य में। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है, और ये क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया था कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। तो मेरे भाई याद रखना भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। ऑप्शन ए है विद्युत ऊर्जा की, ऑप्शन बी है शक्ति की, ऑप्शन सी है कार्य की, और ऑप्शन डी है विभवांतर की। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप अपनी नोटबुक के अंदर आप इस प्रश्न को नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद्युत ऊर्जा की इकाई है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट है तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और यदि आपको इस क्लास के अंदर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो उस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल राज्य में, ऑप्शन सी है राजस्थान राज्य में, और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से कार्बन के प्रमुख अपरूप कौन से हैं? ऑप्शन ए है हीरा, ऑप्शन बी है ग्रेफाइट, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि हीरा और ग्रेफाइट ये दोनों क्या हैं? कार्बन के प्रमुख अपर रूप हैं। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है? मेरे भाई वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी से पूछा गया है कि कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि कंप्यूटर का आईसी चिप बना होता है सिलिकॉन का। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। विद्युत प्रतिरोध को किस इकाई में मापा जाता है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर डायरेक्ट ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई है ओम। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ से देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कहाँ पर पाई जाती है? तो मेरे भाई याद रखना, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज ये पाई जाती है कान में। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है, और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मेरे भाई याद रखना, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि को। इसी पिट्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। और मेरे भाई ये पिट्यूटरी ग्रंथि मटर के दाने के समान हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है
यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो मेरे भाई हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को आप ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए। मेरे भाई यहाँ पर देखिए, इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। जीके, जीएस और साइंस के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। इसी के साथ में देखिए, इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के, ठीक है। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। और मेरे भाई 17 नवंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, यानी कि आपके एग्जाम के लगभग 60 से 70 दिन शेष बचे हुए हैं। और इन 60 से 70 दिनों में यदि आप अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को आप जरूर तैयार कर लेना। और मेरे भाई मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं कि इस मास्टर पीडीएफ सेट में आपको लगभग सभी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारी जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारी जल का उपयोग किया जाता है मंदक के रूप में। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन ए वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक जे थॉमसन ने, और ऑप्शन डी है वैज्ञानिक गैलीलियो ने। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज की थी वैज्ञानिक जे थॉमसन ने। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और मेरे भाई जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे, ठीक है।